नेटवर्क की दिक्कत की वजह से मृत्युंजय की डेविड से बात नहीं हो पाई। उसने फोन रखा तो देखा महक अभी भी डरी हुई उसके पास ही खड़ी थी। उसने मृत्युंजय की शर्ट की स्लीव कस कर पकड़ी हुई थी। जब मृत्युंजय ने महसूस किया तो उसने महक के कांपते हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे महक थोड़ी रिलैक्स हो गई। दोनों आकर कार में बैठे। कुछ सोचकर मृत्युंजय ने पानी की बोतल निकाली और महक की तरफ आगे करते हुए कहा, पानी पी लो। मृत्युंजय को अपनी फिक्र करते देख महक को लगा जैसे वो खुली आंखों से सपना देख रही थी। जब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मृत्युंजय ने फिर दोहराया, डर के मारे सुनाई देना भी कम हो गया है क्या? महक होश में लौटी और उसने उसके हाथ से बोतल ले ली। दोनों के हाथ जब आपस में एक दूसरे को छुए तो दोनों को पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। मृत्युंजय बोतल देकर नजरें चुराने लगा। वहीं महक पानी पीते हुए टकटकी लगाए बस मृत्युंजय को देखती रही। उसे अंदर बिताए वो पल याद आने लगे जिनमें मृत्युंजय इंस्पेक्टर और कुबेर से उसके लिए लड़ रहा था। महक के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। वहीं उसको कब से इस तरह देखने पर मृत्युंजय को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। वो बार बार महक से नजरें चुरा रहा था। सबके पसीने छुड़ाने वाले मृत्युंजय के खुद के पसीने छूटने लगे थे किसी लड़की के इस तरह देखने पर। ऐसे में अचानक ही वो दोनों एक साथ बोल पड़े, वो मैं। एक साथ बोलने पर दोनों चुप हो गए। कुछ देर की खामोशी के बाद महक अभी मृत्युंजय से कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी मृत्युंजय को फिर से डेविड नाम का कॉल आया। मृत्युंजय ने एक बार महक को देखा और फिर फोन को। कुछ सोचकर उसने महक से कहा, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वो फोन लेकर एक कोने में चला गया और फोन उठाकर बोला, क्या बात है डेविड, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? सामने से डेविड ने कहा, सर सुधांशु अवस्थी का पता चल गया है। इस बार डेविड की आवाज बिल्कुल साफ थी। उसकी बात सुन मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल चल रही थी। उसने एक नजर महक की तरफ देखा और फिर फोन पर डेविड से कहा, मुझे वो लड़का कल सुबह तक मेरी आंखों के सामने चाहिए, और वो भी जिंदा। उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। गुस्से में उसने फोन काट दिया और उसकी पकड़ फोन पर मजबूत हो गई। नहीं, मुझे कमजोर नहीं होना है। महक मेरी बहन की गुनहगार है। मृत्युंजय गुस्से में आकर कार में बैठा। महक उसे गुस्से में देख कंफ्यूज थी, क्योंकि जब वो गया था तब बिल्कुल नॉर्मल था, पर आने के बाद वो किसी खूंखार शेर जैसा हो गया था। फिर भी महक ने अपनी अधूरी बात पूरी करने की कोशिश की, आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी। लेकिन महक इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मृत्युंजय ने कहा, अगर थैंक यू कहना चाहती हो तो कोई जरूरत नहीं है। खैर, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना तो भूल ही गया। तुम्हारे उस भगौड़े भाई सुधांशु का पता लग चुका है और कल सुबह तक वो यहां पर आ रहा है। कल सुबह फाइनली सब खत्म हो जाएगा, ये शादी, ये नाटक और तुम्हारा भाई भी। मृत्युंजय की बात सुन महक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ पल पहले ही उसके दिल में मृत्युंजय के लिए जज्बात पनप रहे थे। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन अचानक सब खत्म हो गया। मृत्युंजय ने कार स्टार्ट की और दोनों घर वापस लौट आए। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी थी। पूरी रात ना ही मृत्युंजय को नींद आई और ना ही महक को। अगले सुबह मृत्युंजय बेसब्री से सुधांशु के आने का इंतजार कर रहा था। तभी सारंग विला के गेट पर गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला आकर रुका। आगे वाली जीप में से एक हट्टा कट्टा काले रंग के कपड़े पहने हुए आदमी बाहर निकला। उसके साथ एक लड़का था जिसके हाथ बंधे हुए थे। उस लड़के को देखते ही महक उसकी तरफ आगे बढ़ी, लेकिन मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो लड़का महक को अपने सामने खड़ा देख थोड़ा सा इमोशनल हो गया। ये लड़का कोई और नहीं, महक का भाई सुधांशु था। पूरा परिवार सुधांशु को देखकर चौंक गया था। वो लोग सुधांशु को लेकर घर में दाखिल हो गए। वहीं सुधांशु को देखकर मृत्युंजय गुस्से में पागल हो रहा था। मृत्युंजय ने सुधांशु का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को शादी से भगाने की? क्या सोचकर तुमने ये किया था? तुम्हें क्या लगा था हम कभी तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे? मृत्युंजय सुधांशु पे हाथ उठाने वाला था, लेकिन महक बीच में आ गई। आप बिना उसकी बात सुने ऐसे ही उसे सजा कैसे दे सकते हैं? एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। जब सुधांशु ने महक को वहां देखा, वो भी साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र में, तो उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके पीछे यहाँ क्या हुआ था। मृत्युंजय का गुस्सा फिलहाल उसके कंट्रोल से बाहर था। उसने महक को साइड में धक्का दे दिया और एक जोरदार पंच सुधांशु के मुंह पर मार दिया, जिस वजह से उसकी होंठों के किनारे से खून निकलने लगा और वो जाकर जमीन पर गिर गया।
महक सुधांशु के पास भागी और उसे खड़ा होने में हेल्प करने लगी, लेकिन मृत्युंजय ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर दोनों को अलग कर दिया। सुधांशु ने महक को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मृत्युंजय ने उससे पहले ही उसे कॉलर से पकड़कर उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मृत्युंजय ने एक तमाचा उसके गाल पे रसीद दिया। 2 टके के लड़के, तूने मुझे मृत्युंजय सारंग को चैलेंज करने की जरूरत की। देख अब मैं क्या करता हूं। मृत्युंजय ने गुस्से में गन निकाल ली और उसे ठीक सुधांशु के सर के बीचों बीच पॉइंट कर दिया। महक जानती थी कि मृत्युंजय गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए वो सुधांशु के सामने आकर खड़ी हो गई। सुधांशु, जो कि अब तक बिल्कुल चुप था, वो महक को अपने सामने देख हड़बड़ा गया। उसने महक को अपने और मृत्युंजय के बीच से हटाया और गुस्से में बोला, मिस्टर सारंग, मैं आपके आदमियों से पहले ही कह चुका हूं और आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि मीरा के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो कहां है, किसके साथ है, मुझे नहीं पता। सुधांशु की बात सुन महक भी चौंक गई। मृत्युंजय ने एक नजर डेविड की तरफ देखा और यहां वहां मीरा को ढूंढने लगा। डेविड, जो कि नजरें झुकाए उसके सामने खड़ा था, उसने मृत्युंजय के पास आकर धीमी आवाज में कहा, सर, ये ऋषिकेश अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की ट्रिप पे गया था। वहां पर मैंने कुछ दिनों के लिए इस पर नजर भी रखी, लेकिन मीरा मैम इसके साथ नहीं थी। इसके बाद डेविड ने अपने फोन पर एक वीडियो मृत्युंजय को दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये वीडियो उसी रात का है जिस रात मीरा मैम की शादी थी। ये लड़का उस वक्त ऋषिकेश में था। ये उसी रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें हैं जो साफ बताती हैं कि ये लड़का उस वक्त मुंबई में था ही नहीं। तो वो मीरा मैम को कैसे भगा सकता है? डेविड की बात सुन मृत्युंजय कुछ कदम पीछे चला गया। अगर यही बात सुधांशु कहता तो शायद वो उस पर कभी भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके खुद के आदमी ने कहा था कि सुधांशु उस वक्त मुंबई में था ही नहीं। डेविड ने फिर से मृत्युंजय से कहा, जिस दिन आपकी शादी थी, ये लड़का उसी सुबह अपनी कॉलेज ट्रिप पर दोस्तों के साथ ट्रेन में यहां से ऋषिकेश गया था। इनफैक्ट इसे तो पता भी नहीं था कि मीरा मैम शादी से भाग गई हैं। निर्जला, राजेंद्र, विकल्प, रजना और पीतांबर सब ये सुनकर चौंक गए थे कि अब तक वो जिसे मीरा को भगाने का जिम्मेदार समझ रहे थे, उसे तो इन सब बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। डेविड की बात सुन निर्जला तुरंत बोल पड़ी, अगर मीरा इसके साथ नहीं है तो हमारी मीरा कहाँ गई? अचानक वो गायब कैसे हो सकती है? निर्जला के इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं था। वहीं महक भी मीरा का सच जानने के बाद शौक में थी कि अचानक मीरा कहाँ गायब हो गई। रचना को भी डेविड की बातों पर यकीन नहीं था। उसने मृत्युंजय से कहा, लेकिन जय, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन दोनों ने मिलकर हमारी मीरा के साथ कुछ कर दिया हो और अपना जुर्म छुपाने के लिए अब ये सब नाटक कर रहे हो। रचना कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन मृत्युंजय जानता था कि यह सच नहीं हो सकता था, क्योंकि डेविड के मुताबिक सुधांशु उस वक्त ऋषिकेश में था और महक पूरे कहने ही जा रहा था कि तभी सुधांशु ने आगे कहा, सीरियसली दीदी, आपको अभी भी इन लोगों की फिक्र है जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया? उस आदमी ने आपसे जबरदस्ती शादी की, आपको इस घर में कैद करके रखा, फिर भी आप इन लोगों की चिंता कर रही है। महक सुधांशु को कुछ समझाने वाली थी, लेकिन सुधांशु ने उसे चुप करवा दिया। नहीं दीदी, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चलना होगा। ये अमीर लोग अपने फायदे के लिए कभी भी पलट सकते हैं। एक तरफ सुधांशु का मृत्युंजय पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ निर्जला मीरा को लेकर परेशान थी। मृत्युंजय महक को गलत समझने के लिए अब तक गिल्ट में था। इन सब के बीच मीरा, जो कब से गायब थी, वो कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। एक बड़े से अंधेरे कमरे में मीरा को बिस्तर के साथ बांधा गया था। उसने अभी भी वही शादी का जोड़ा पहना हुआ था जिसे पहनकर वो शादी से भागी थी। रस्सी से बांधे जाने की वजह से उसकी कलाई छिल गई थी, जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। मीरा की आंखें और चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ दिनों से वो बहुत स्ट्रेस और ट्रॉमा में थी। मीरा की हालत बहुत बुरी थी। मीरा हल्की बेहोशी में थी, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो होश में आई। एक काले रंग की परछाई धीरे धीरे मीरा की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसे देख मीरा अचानक चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है? जाने दो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं मीरा सारंग हूँ, मृत्युंजय सारंग की बहन। अगर तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मीरा अभी भी खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। उसने रस्सी खींचने की कोशिश की, लेकिन बार बार नाकाम हो रही थी। वो काले रंग का साया लगातार मीरा की तरफ बढ़ता जा रहा था।
मीरा को उससे डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखो, जाने तो मुझे यहां से, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम अभी मेरे भाई को जानते नहीं हो, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो। मीरा ने इतना कहा ही था कि वो साया जोर से चिल्लाया। तो क्या कर लेगा तुम्हारा वो भाई मृत्युंजय मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो मेरा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे भाई मृत्युंजय सारंग को जानता नहीं हूं? बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत करीब से। आज से नहीं, पिछले 5 सालों से जानता हूं। उस आदमी की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी और खतरनाक लग रही थी, जिससे मीरा का डर बढ़ता जा रहा था। उस आदमी ने फिर से मीरा से कहा, शायद तुम्हें जानकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम आज इस मुसीबत में भी अपने भाई की वजह से ही फंसी हो। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे भाई और सारंग परिवार ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, जिसका हिसाब लेने अब मैं वापस आ चुका हूं, और मेरा पहला शिकार हो तुम। ये सब सुन मीरा और डर गई और बिल्कुल चुप हो गई। वो आदमी मीरा के और करीब आ गया और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे जरिए तुम्हारे भाई तक पहुंचूंगा। उससे वो सारी बातें मनवाऊंगा जो मैं इतने वक्त से उससे मनवा नहीं पाया। मृत्युंजय सारंग मेरे पैरों पर आकर गिरेगा। तुम्हें मैं तब तक जिंदा रखूंगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, और मेरा मकसद पूरा होने में अभी बहुत वक्त बाकी है। मीरा को उस आदमी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना जान चुकी थी कि ये जो कोई भी था वो मृत्युंजय से बदला लेना चाहता था। लेकिन क्यों, वो मीरा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल था। कौन था ये मृत्युंजय का नया दुश्मन जो मीरा के जरिए उस तक पहुंचना चाहता था? क्या मृत्युंजय कभी जान पाएगा कि मीरा कहाँ है और किसके कब्जे में है? क्या सुधांशु के कहने पर महक मृत्युंजय को छोड़कर वापस अवस्थी निवास चली जाएगी? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।